यहाँ पर अपन एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। काफी लोग सोचते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, लेकिन तब जब आपके पास में एक तो लॉजिकल माइंडसेट हो, साथ में थोड़ा बहुत आपके पास में नॉलेज हो। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि सिर्फ वो एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेगा, तो मूर्खता है। एलिमिनेशन टेक्निक आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 20 से 25 नंबर का आपको स्कोर बढ़ाने में हेल्प करती है। और ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन टेक्निक से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते सारे सही हो जाते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपके 13 से 14 सवाल सही हो सकते हैं और 5 से 6 सवाल गलत भी हो सकते हैं। तो ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेगा। एलिमिनेशन टेक्निक को तब यूज करना होता है जब आपको लास्ट तक उसका आंसर नहीं मिल रहा होता है, तब आपको इसको यूज करना चाहिए। अभी तक मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको हर एक वीडियो में एक क्वेश्चंस को ले रहा हूँ और उसके अंदर किस हिसाब से अपन एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग में आपको और भी कुछ फैक्ट होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 2 फैक्ट दिए हुए, कहने का मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें अगर 2 ऑप्शंस के अंदर न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा एक डाटा सही होगा और एक डाटा गलत होगा। ठीक है, इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं जो कि आम आदमी बीमा योजना है। इसको अगर आप समझना है तो आप 2024 में एक क्वेश्चन और आ रखा है, जनधन सुरक्षा को लेकर एक क्वेश्चन आ रखा था शायद, ठीक है, 2023 का था वो, जनधन सुरक्षा को लेकर। उसको एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। जितने भी स्कीम के क्वेश्चन आए, अगर आप हर एक जगह पे देखेंगे तो आपको इस तरीके का डाटा देखने को मिल जाएगा और ये हर एक जगह पे अप्लाई होता है। मैं ऐसा नहीं किसी पे स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा। हो सके तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको हर एक के अंदर बता भी दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में 2 फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो एक फैक्ट सही होगा, एक फैक्ट गलत होगा। ठीक है, जो पहला ऑप्शन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो आम बीमा योजना है ये फैमिली के हेड को मिलेगा, यानी कि जो फैमिली का जो सबसे मुखिया है और जो अकेला अर्निंग मेंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड, मतलब कहने का मतलब जो निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो ये मोटा मोटी तौर पे स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि जनरलाइज स्टेटमेंट है। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले जनरलाइज स्टेटमेंट को ढूंढना है, ऐसा स्टेटमेंट जो लगता है कि हाँ कोई भी स्कीम होगी तो एक ज्यादातर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी तो ऐसा तो है ना कि हाई क्लास के लोगों को टारगेट करेगी, ज्यादातर वो सोशल स्कीम होती है। तो आप इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट मान के सही कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, द मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी द एज ग्रुप ऑफ द 30 to 65। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप दे रखा है 30 to 65। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक फैक्ट है, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके साथ में दूसरा फैक्ट क्या है, देयर इज ए प्रोविजन फॉर द फ्री स्कॉलरशिप फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन ऑफ ए इंश्योर्ड हु आर स्टडिंग बिटवीन द क्लास 6 to 12। अब आप देखिए, इसमें एक और फैक्ट दे रखा है कि इसके अंदर जो जिस फैमिली का जिस व्यक्ति का बीमा हो रखा होगा उसके 2 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है और वो क्लास 9 से 12 के बीच में पढ़ने चाहिए। अब आप ये देखिए, दोनों फैक्ट मुझे नहीं पता है, पर आप इस ट्रिक को यूज करके आप समझ सकते हैं और ये सब जगह पे अप्लाई होगी। ठीक है, सबसे पहली बात, दोनों में से एक फैक्ट सही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 फैक्ट दिया है। सामान्यतः क्या होता है कि अपनी सोच के चलते कि अगर कहीं पे डाटा दिया हुआ तो वो गलती होगा, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक डाटा सही होता है, एक डाटा गलत होता है। तो एक बार के लिए अपन को सिर्फ एक काम करना है कि जहां पे भी 2 और 3 ऑप्शंस एक साथ में है, श्योर है कि वो तो गलत होगा ही। कारण ये कि दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा, दोनों में से एक दोनों के दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो 2 और 3 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में, इसको काट लेते हैं, और डी में। अब हमारे पास में ऑप्शन 1 बचता है और ऑप्शन सी बचता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है जो कि सीधी सी बात सबको पता है, और अपन को एक बात इसको भी समझना होगा कि दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है और इसका आंसर सी आ जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होता है, बहुत सारे क्वेश्चन से वहाँ पे अप्लाई होता है। मैं आपको आगे भी और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छे लग रही है तो आप एक बार के लिए लाइक करके बता सकते हैं। मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।